अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम वो मैंने आपसे पूछना था कि ये जो आपने पीडीएफ सेंड किए थे 6 to 10, हमारा फाइनल में सिर्फ यही सिलेबस होगा? 6 to 10 उसमें ऐसा है कि लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन वाला जो टॉपिक है ना, पोस्ट है, उसके अंदर जितने भी लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन के सब टॉपिक्स हैं वो मैंने एक ही पोस्ट में अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी काउंट होंगे सारे। और इसके अलावा अभी 2-3 और टॉपिक्स होंगे जो हम अपकमिंग वीक्स में पढ़ेंगे, तो वो भी इंक्लूड होंगे। मीन्स जो मिड वाला है वो नहीं होगा, बाकी जितना भी हम लोग पढ़ेंगे वो सारा इंक्लूड होगा। ओके मैम, थैंक यू। चलें हफ्सा, आप स्टार्ट कर दीजिए प्रेजेंटेशन। हफ्सा प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दीजिए। जी मैम, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा टॉपिक है स्टाइलिस्टिक में लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन एट फोनोलॉजिकल लेवल वर्सिफिकेशन में। हमने इसको डिटेल में देखना है कि लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन एट फोनोलॉजिकल लेवल क्या होती है। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। Linguistic description at phonological level refers to description of language from the phonological point of view, यानी कि लैंग्वेज को डिस्क्राइब करना। और पहली बात ये है कि यू नो कि जब हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो हम उसको ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि उसके जो हकीकत में, उसके रियलिटी में जो उसके फीचर्स हैं उसी को हम जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। हमारा जो है उसमें कोई अपना अमल दखल नहीं होता, अपने आइडियाज़ नहीं शामिल होते, उसको हम ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब करते हैं जैसे वो है। तो लिंग्विस्टिक डिस्क्रिप्शन को हमने फोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो फोनोलॉजी क्या है? is concerned with classifying the sounds of language and with saying how the subset used in particular language is utilized, यानी कि ये साउंड से रिलेटेड होती है और किस तरह से साउंड्स जो हैं वो क्लासीफाई होती हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हाट डिस्टिंक्शन इन मीनिंग कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट साउंड्स, यानी कि किस तरह के साउंड्स जो हैं वो किस तरह का मीनिंग देंगे और किस तरह के साउंड्स को कम्बिनेशन से, उनके साउंड्स के कम्बिनेशन से जो है वो कैसा मीनिंग कन्वे होगा। तो फोनोलॉजिकल लेवल को मजीद देखते हैं। फोनोलॉजिकल एनालिसिस इन स्टाइलिस्टिक्स मींस इन्वेस्टिगेटिंग द वेज इन विच सोनिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ टेक्स्ट कंट्रीब्यूट टू द लिटरेरी एक्सपीरियंस, यानी कि सोनिक प्रॉपर्टीज होती हैं साउंड से रिलेटेड, के इसमें किस तरह से सोनिक प्रॉपर्टीज यानी कि साउंड्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो किस तरह से लिटरेरी टेक्स्ट में जो है वो कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी कि उनका लिटरेरी टेक्स्ट में क्या रोल होता है। There are number of ways in which a poet or writer can use the sonic properties of language to enhance a text। तो ये मतलब पोइट्री और यहाँ पे राइटर की बात हो रही है कि वो किस तरह से जो है वो अपनी राइटिंग में, अपनी पोइट्री में जो है वो डिफरेंट तरीकों से सोनिक प्रॉपर्टीज को यूज करके उसको टेक्स्ट को इन्हेंस करता है। नेक्स्ट है और इसी ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं इसके, इनके पैटर्न्स जो हैं इनके वेज डिफरेंट हो सकते हैं। पैटर्न्स ऑफ साउंड अरेंजमेंट हम देखते हैं कौन कौन से हैं। The use of certain patterns of sound arrangement alongside with other language means create various stylistic effects and contribute greatly to poetic effect। तो डिफरेंट तरीकों से हम जो है वो इनको सोनिक प्रॉपर्टीज को डिफरेंट तरीके से साउंड्स को यूज़ करके उनकी डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट करके हम जो है वो स्टाइलिस्टिक इफेक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं और पोएटिक इफेक्ट को जो है वो हम पोइट्री में इंक्रीज कर सकते हैं।
तो इसमें टू मेन इसके जो पैटर्न्स हैं, टू मेन साउंड अरेंजमेंट्स जो हैं वो उसके पैटर्न्स इंक्लूड हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटेशन और एक है वर्सिफिकेशन। मेरा टॉपिक है वर्सिफिकेशन और इसको मैं डिटेल में बताऊंगी। अब हम देखते हैं कि वर्सिफिकेशन क्या होती है। वर्सिफिकेशन रिफर्स टू द मेकिंग ऑफ वर्स, यानी कि वर्स क्रिएट करना एक पोइट्री में, टेक्स्ट में। इट इज़ अनदर नेम फॉर प्रोसोडी। प्रोसोडी भी यही होता है कि हम वर्सेस किस तरह से बनाते हैं पोइट्री में, किस तरह से जो है वो उसको एक उनका एक रिदम क्रिएट करते हैं, किस तरह से उनकी जो है वो एक मेलोडी बनाते हैं हम। एंड डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ एक्चुअली राइटिंग अ पोएम, कि एक पोएम को राइट करने के जो तरीके होते हैं ना, कि पोएम किस तरह से राइट की जाएगी, किस तरह से उसमें म्यूजिकल इफेक्ट्स ऐड किए जाएंगे, किस तरह से उसके जो है वो एक सर्टन इन्हेंस को उसको सर्टन इफेक्ट को इन्हेंस किया जाएगा। तो ये मतलब राइटिंग ऑफ मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग होते हैं पोइट्री के, और उनको जो है वो उसके साथ ये डील करती है वर्सिफिकेशन। एंड टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व इन पोएटिक स्ट्रक्चर, और पोएटिक स्ट्रक्चर में जो टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं कि किस तरह का जो है वो पोएट्री का स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस किस तरह से चीज़ें जो हैं वो उसमें अरेंज होंगी। It also refers to the study and analysis of poetic forms and structures used by poets in their work. तो ये क्या है, मतलब पोइट जिस तरह से पोइट्री में अपनी मतलब पोइट्री की फॉर्म्स को यूज़ करता है और स्ट्रक्चर यूज़ करता है अपने वर्क में, तो ये उसको भी जो है वो वर्सिफिकेशन रिफर करती है। आवाज़ आ रही है सबको? जी हफ्सा, आ रही है। जी, उसके बाद है अब वर्सिफिकेशन के हम नेक्स्ट आगे फर्दर मेन कंसेप्ट्स देखते हैं। राइम है और रिदम है। राइम, मैं राइम को जो है वो डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें मैं डिफरेंस बता देती हूँ। राइम इज द correspondence of two or more words with similar sounding final syllables placed so as to echo one another। कि ये जो है टू और मोर वर्ड्स की correspondence है सिमिलर साउंड्स के साथ, कि उसके जो है वो जनरली फाइनल सेलेबल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, तो इस तरह से वो राइमिंग वर्ड्स उनको कहते हैं। और रिदम क्या होता है? Rhythm is the arrangement of stressed and unstressed syllables in a line or verse। पोइट्री की एक लाइन में या वर्स में किस तरह से स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड syllables की अरेंजमेंट की गई है, उसी तरह से उसको जो है वो इस चीज़ को रिदम कहते हैं। उसके बाद है राइम, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। Rhyme is a literary device featured particularly in poetry, in which identical or similar concluding syllables in different words are repeated। जिस तरह हमें पता है कि ये पोइट्री में जो है वो यूज़ होने वाला फीचर है। इसमें क्या होता है, आइडेंटिकल और सिमिलर कंक्लूडिंग सेलेबल्स होते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि उसके जो है वो एंडिंग सेलेबल्स जो हैं वो सेम होते हैं, तो यही बात वो यहाँ पे की गई है डिफरेंट वर्ड्स में। Rhyme most often occurs at the end of poetic lines, वही बात। In addition, rhyme is principally a function of sound rather than spelling। अब हमें ये पता है कि rhyme जो है वो उसका sound का function है rather than spelling, spelling का नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि sounds similar होती हैं, हमें spelling से कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे spelling से हमें कोई सरोकार नहीं। Examples हम देखते हैं। Words rhyme that end with the same sound but have different spellings। डे, प्रे, यानी कि स्पेलिंग से हमें कोई नहीं लेना देना, स्पेलिंग डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन जो साउंड सिमिलर होंगी ना वो हमारा राइम होगा। डे, प्रे, वे, बुके, ठीक है। तो दिस इज ट्रू फॉर वर्ड्स विद द सेम कॉन्सोनेंट एंडिंग एज वेल एज वेल, वेन, रेन और लेन। जिस तरह से हमारे वॉवल सेम हो सकते हैं, वॉवल साउंड, उसी तरह कॉन्सोनेंट साउंड्स भी सेम हो सकती हैं और उनमें भी जो है वो स्पेलिंग्स का डिफरेंस हो सकता है। Rhyme is therefore predominantly is independent of the way words look or are spelled। यानी कि जिस तरह से वर्ड्स नजर आ रहे हैं उससे ये चीज़ इंडिपेंडेंट होती है, उससे राइम का कंसेप्ट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, कि स्पेलिंग से जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसमें जस्ट साउंड्स होती हैं। राइटर्स यूज राइम्स एज अ वे टू क्रिएट साउंड पैटर्न्स इन ऑर्डर टू एम्फसाइज सर्टन वर्ड्स एंड देयर रिलेशनशिप्स विद अदर्स इन एन आर्टिस्टिक मैनर। अब राइटर जो है वो राइम्स को यूज करता है एक साउंड पैटर्न क्रिएट करने के लिए और सर्टन वर्ड्स को इन्हेंस करने के लिए, उसका इफेक्ट इन्हेंस करने के लिए और उसमें आर्टिस्टिक मैनर डालने के लिए पोएम में। उसके बाद राइम के फंक्शंस क्या हैं? टू मेन फंक्शंस हैं राइम के।
फर्स्ट क्या है, इट इकोज साउंड्स एंड दस इज अ सोर्स ऑफ एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन। जैसे हमने पीछे देखा कि ये साउंड्स की इको होती है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साउंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, कि उनके साउंड सिमिलर होती हैं, और इसी वजह से जो है वो पोइट्री में फिर एक एस्थेटिक जो है वो सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो जाती है। उसका एक ये सोर्स है, यानी कि एक एस्थेटिक होता है ना, ब्यूटी से रिलेटेड, प्लेयर से रिलेटेड, तो एक प्लेयर एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाता है पोइट्री में। सेकेंड है, इट असिस्ट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। तो ये राइम जो है ना, ये एक वर्स का स्ट्रक्चर भी है, यानी कि वर्सिफिकेशन रिक्वायर करती है कि राइमिंग उसमें होनी चाहिए, तभी उसका जो है वो एक एक्चुअल स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकेगा। तो ये राइमिंग के फंक्शंस थे। अब हम आगे उसकी टाइप्स देखते हैं। ये नेम्स लिखे हुए हैं, अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है एग्जैक्ट राइम। एग्जैक्ट राइम में एग्जैक्ट राइम को फुल राइम भी कहते हैं। इसमें साउंड्स फॉलोइंग द वॉवल साउंड्स आर द सेम, यानी कि वॉवल साउंड्स के बाद की जो साउंड्स आ रही होती हैं वो सेम होती हैं। मैंने जो राइमिंग होंगी चीज़ें उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और जो जिनमें स्ट्रेस का एलिमेंट भी इन्वॉल्व होगा उनको मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट राइम जो है, इसमें वॉवल साउंड्स के बाद आने वाली जो साउंड्स होंगी वो सेम होंगी इसमें। जैसे कि ये एग्जांपल्स में हम देखते हैं ड्यूटी। अब ये इसमें ये वॉवल साउंड है, इसके बाद जो ट साउंड आ रही है ये सेम है दोनों में, ठीक है, ड्यूटी में भी और ड्यूटी में भी। इसी तरह रेड ब्रेड, ए के बाद जो साउंड है ना ड की, वो जो है वो उसमें इन दोनों में सिमिलर है। तो इस तरह नीचे वाले में भी ऐसे ही है। ये जो वंडर है, इसमें अ के बाद जो ड साउंड है वो भी सेम है, और थंडर में भी अ के बाद जो ड साउंड है वो सेम है। इसी तरह डी के बाद जो अ वाली साउंड आएगी उसके बाद र साउंड भी सेम है, और इसमें भी ऐसा ही है। उसके बाद है सेकंड एंड राइम। एंड राइम क्या है, राइम यूज एट द एंड ऑफ अ लाइन टू इको द एंड ऑफ अनदर लाइन। मतलब ये लाइंस के एंड पे जो वर्ड्स होंगे ना उनमें ये यूज होगा राइम। जैसे कि ये नीचे वर्सेस लिखी हुई हैं, इनके एंडिंग वर्ड्स जो हैं सबके वो राइमिंग कर रहे हैं, जैसे कि हैंड्स, लैंड, स्टैंड्स, क्रॉल्स, वॉल्स और फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है स्लैंट राइम। स्लैंट राइम क्या होती है, इससे नियर और इम्परफेक्ट राइम भी कहते हैं, एंड हैपन्स व्हेन फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड्स आर द सेम बट द वॉवल साउंड्स आर डिफरेंट। जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स तो आखिर वाले कॉन्सोनेंट साउंड सेम होंगे लेकिन वॉवल साउंड डिफरेंट होंगे, उसे स्लैंट राइम कहेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में है बोन, मून और गॉन। हमने देखा कि न साउंड एंड में सबकी सेम है, लेकिन जो वॉवल साउंड है ये ओ है, ये ऊ है, ये फिर से ओ है। तो वॉवल साउंड डिफरेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड सेम है। इसी तरह इनमें है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं सब कुछ है वो डिफाइन और अच्छी तरह से इनकी एग्जांपल्स बता रही हूँ। उसके बाद इंटीरियर राइम। इंटीरियर राइम इज द राइमिंग वर्ड दैट अकर्स विद इन अ सिंगल लाइन ऑफ वर्ड्स, और द राइमिंग वर्ड्स कैन अकर बिटवीन इंटरनल फ्रेजेस अक्रॉस मल्टीपल लाइंस। ये सिंगल लाइन में भी हो सकता है और मल्टीपल लाइंस में भी इंटीरियर राइम यूज हो सकता है। जैसे कि सिंगल लाइन में हम देखते हैं आई ड्रोव माई सेल्फ टू द लेक एंड डोव इन टू द वाटर। अब ये जो ड्रोव और डोव है ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं और ये दोनों राइमिंग हैं, तो इसे इंटीरियर राइम कहेंगे। इस तरह ये जो नीचे वाली लाइन्स हैं और एज टू सेपरेट लाइंस, इसमें डबल, डबल ट्रबल और नीचे वाली लाइन में बबल, तो ये सब जो हैं वो राइमिंग वर्ड्स हैं। इनमें हम एज अ होल इनको मल्टीपल लाइंस में देखेंगे। उसके बाद है आई राइम। आई राइम इज द राइम इन विच सेलेबल्स आर आइडेंटिकल इन स्पेलिंग। स्पेलिंग में तो सेलेबल्स आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, बट आर प्रोनाउंस्ड डिफरेंट, लेकिन उनको डिफरेंटली प्रोनाउंस किया जाएगा। इसे विजुअल राइम और साइट राइम भी कहते हैं। यानी कि देखने में तो जो है वो क्या है, स्पेलिंग सेम लगेंगे लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे कि यहाँ पे है, ये मैंने नीचे उनको बताया हुआ है। टफ की जो है वो यहाँ पे टफ है, हमने फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी पढ़ी थी तो आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से हम जो है वो उनको सिंबल्स दिया करते थे। तो टफ में ये इस तरह से होगा प्रोनाउंस, और ये जो है ये प्लाव है, PLOUGH, इसकी जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन है वो प्लाव है। उसके बाद ये डो है, डो, ठीक है। तो इनकी हमें पता चला कि इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है जबकि स्पेलिंग जो है वो सेम है, इसे आई राइम कहते हैं। नेक्स्ट है वीकेंड राइम। वीकेंड राइम और इसे अनएक्सेंटेड राइम भी कहते हैं। occurs when the relevant syllables of the rhyming words is unstressed। जब राइमिंग वर्ड है ना एक, उसका जो रेलिवेंट सेलेबल होगा यानी कि उससे राइम करता हुआ जो होगा वो अनस्ट्रेस होगा।
राइमिंग होगा लेकिन अनस्ट्रेस्ड होगा, जैसे कि बेंड है एंड फ्राइटेंड है, इसका सेलेबल जो स्ट्रेस्ड है वो फ्राइट है, लेकिन जो उसका राइमिंग वर्ड है ना बेंड का एंड, वो अनस्ट्रेस्ड है, तो ये वीकेंड राइम होगा। समझ आ गई यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट है पैरा राइम। Para rhyme is the rhyme in which two syllables have different vowel sounds but identical penultimate and final consonantal groupings। इसमें जो है वो vowel sound same होंगी लेकिन आगे पीछे वाली जो consonant clusters होंगे वो vowel sounds इसमें जो है वो different होंगी और जो consonant sounds हैं वो same होंगे, जैसे कि grand और grand। इसमें ए और ई ये वॉवल साउंड डिफरेंट थे और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो सेम है, ये पैरा राइम होती है। उसके बाद ट्रू राइम है। ट्रू राइम की जो है कुछ कंडीशंस होती हैं कि जब ये कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो उसे हम ट्रू राइम कहेंगे। फर्स्ट है कि जब स्ट्रेस्ड वॉवल साउंड इन बोथ वर्ड्स मस्ट बी आइडेंटिकल, कि स्ट्रेस्ड वॉवल साउंड जो है वो उनमें सेम होनी चाहिए और जो सब्सिक्वेंट साउंड है यानी कि उसके बाद आने वाली जो साउंड है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे कि ये दो एग्जांपल हैं, स्काई और हाई, इन दोनों में वावल साउंड सेम है। और ये जो नीचे है स्काई लाइट और हाई लाइट, इसमें हमें देखते हैं कि स्काई जो आई वाली है इसके बाद ल साउंड भी आ रही है और यहाँ पे भी ऐसा ही है, हाई और लाइट, ठीक है। इसी तरह आई ये वाला जो है इसके बाद जो ट साउंड आएगी वो भी इन दोनों में सेम होगी, तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई इसकी। उसके बाद नेक्स्ट है ऑनसेट ऑफ द स्ट्रेस्ड सिलेबल इन द वर्ड मस्ट डिफर। इसका जो स्ट्रेस्ड सिलेबल का ऑनसेट होगा ना यानी कि जो स्टार्टिंग वाला सिलेबल होगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जैसे कि बीन ग्रीन, इसमें ब और ग ये दोनों जो है वो डिफरेंट हैं। तो ये दो कंडीशंस हैं ट्रू राइम की। इसके आगे फर्दर इसको क्लासीफाई किया जाता है 3 टाइप्स में, मैस्कुलिन राइम, फेमिनिन राइम और ट्राइसिलेबिक राइम। मैस्कुलिन राइम में क्या होता है कि सेम वॉवल कॉन्सोनेंट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि इसमें वॉवल भी सेम होंगे और कॉन्सोनेंट साउंड भी सेम होंगे। क्लेम्स ए, क्लेम्स ए, इन दोनों में ए यानी कि वॉवल साउंड सेम है और ज वाली जो साउंड है वो भी दोनों में सेम आ रही है, क्लेम्स और फ्लेम्स। इसके बाद रेयर और डिस्पेयर, इसमें भी ऐसा ही है। और ये जो है नीचे बर्थ, मर्थ, अर्थ, इनमें साउंड वॉवल साउंड भी सेम है और कॉन्सोनेंट साउंड भी सेम है। उसके बाद फेमिनिन राइम है, इसे डबल राइम कहते हैं। इट इज द राइम बिटवीन स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय वन और मोर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, यानी कि इसमें जो है वो जैसे कि ये दोनों ग्लैडनेस और मैडनेस ये दोनों जो है वो राइमिंग वर्ड्स हैं, लेकिन इनमें एक जो है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल है और एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। ग्लैड स्ट्रेस्ड है और नेस अनस्ट्रेस्ड है, इसी तरह इसमें भी ऐसा ही है। तो ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं लेकिन इसमें वन और मोर उन्होंने कहा है कि एक जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेस्ड सिलेबल उसके साथ ऐड होगा और एक अनस्ट्रेस होगा, तो ये फेमिनिन राइम है। उसके बाद ट्राइसिलेबिक राइम है, इसमें 3 सिलेबल्स होते हैं, जैसे कि पैट टी नेट, इसमें 3 सिलेबल हैं। इसी तरह लैग टी नेट, इसमें भी 3 सिलेबल हैं। तो ये 3 सिलेबिक राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि टेंडरली, स्लेंडरली, तो ये ट्राइसिलेबिक राइम है। उसके बाद है आइडेंटिकल राइम, ये ऐसे राइमिंग वर्ड्स हैं विद इटसेल्फ बाय यूजिंग द एग्जैक्ट सेम वर्ड इन द राइमिंग पोजीशन। इसमें जो है इनका खुद ही वाला जो एक वही वर्ड जो है वो रिपीट हो जाएगा। रिपीटेड वर्ड्स रिफर्स टू अ डिफरेंट मीनिंग, यानी कि ये खुद ही जो है ना अपने आप में ये राइमिंग होंगे। जैसे कि डे बाय डे, इसका डे जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है, डे और डे। इसी तरह वे, यानी कि ये चीजें रिपीट हो रही हैं, तो ये आइडेंटिकल राइम होंगे। ये इटसेल्फ, विद इन इटसेल्फ जो है ये राइमिंग वर्ड्स होंगे। उसके बाद है लाइट राइम। लाइट राइम वन सिलेबल इज स्ट्रेस्ड एंड अनदर इज नॉट। लाइट राइम में क्या होगा, एक सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और एक अनदर दूसरा जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा। यानी कि फ्रॉग में जो है इसके साथ जो मिलता जुलता है इसका लॉग जो है, ये फ्रॉग वाला जो है वो स्ट्रेस्ड है जबकि लॉग अनस्ट्रेस्ड है। तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो राइमिंग वर्ड था डायलॉग, इसमें डाई स्ट्रेस था और लॉग जो था वो अनस्ट्रेस्ड था। तो उन्होंने कहा है कि वन सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा और दूसरा जो है वो अनस्ट्रेस्ड होगा, इसे लाइट राइम बोलेंगे। इसी तरह कम बैट में कम जो है वो स्ट्रेस्ड है जबकि बैट के साथ मिलता जो मैट है वो क्या है, बैट अनस्ट्रेस्ड है। ये हो गई लाइट राइम। उसके बाद है मैक्रोनिक राइम। मैक्रोनिक राइम इज टेक्निक दैट राइम्स वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए जाते हैं, जैसे कि हम नीचे देखेंगे इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो लेफ्ट साइड पे हैं जबकि दूसरे वर्ड्स जो हैं वो दूसरी लैंग्वेज से लिया गया राइट साइड पे है, कि दोनों ये राइम कर रहे हैं। फेवर एमो, श्योर रिश्योर, ले, गिटार सिटार, ठीक है। ये मैक्रोनिक राइम्स हैं, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए गए हैं जबकि ये जो हैं वो इंग्लिश के हैं, फिर भी ये राइम कर रहे हैं। उसके बाद परफेक्ट राइम है।
इसे एग्जैक्ट राइम भी कहते हैं। फुल और ट्रू राइम ये हमने पीछे पढ़ी है, तो ये उसी से सिमिलर है कि इसमें परफेक्ट राइम इज द टिपिकल राइम वेयर द एंडिंग साउंड्स मैच एग्जैक्टली। इसमें एंडिंग साउंड्स मैच कर रही हैं, कैट, हैट, एग, एग, ये हमने पीछे भी पढ़ी है। उसके बाद है रिच राइम। रिच राइम इन्वॉल्व्स वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस्ड द सेम बट आर नॉट स्पेल्ड अलाइक। पीछे हमने पढ़ा था कि प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है लेकिन स्पेलिंग सेम होते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट होंगे, प्रोनाउंसिएशन सेम होगी। जैसा कि रेज, रेज, ब्रेक, ब्रेक, लेसन, लेसन, इनमें प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग्स आप देख रहे हैं डिफरेंट हैं, तो ये रिच राइम है। नेक्स्ट है सिलेबिक राइम। सिलेबिक राइम इन्वॉल्व्स राइमिंग द लास्ट सिलेबल्स ऑफ वर्ड्स। इसमें लास्ट सिलेबल जो है वो राइम होंगे। सिल्वर, क्लेवर, वर्ड जो है वो राइम हो रहे हैं। इसे टेल राइम और एंड राइम भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ी है। उसके बाद रेंच्ड राइम है। रेंच्ड राइम इज एन इम्परफेक्ट राइम पैटर्न। ये भी इम्परफेक्ट राइम की एक टाइप है। इट राइम्स स्ट्रेस्ड विद एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। इसमें भी वही है कि केयरिंग में इसका जो इंग वाला जो है ना, मतलब जो राइम कर रहा है सिलेबल, वो एक स्ट्रेस्ड है और एक अनस्ट्रेस्ड है। जैसे कि केयरिंग में इसके दो सिलेबल हैं, केयर वाला जो है वो स्ट्रेस्ड है और इंग अनस्ट्रेस्ड है। इसी तरह इस यहाँ पे जो है वो उसका स्ट्रेस्ड है, तो वो कह रहा है इट राइम्स स्ट्रेस्ड विद एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, कि ये स्ट्रेस्ड सिलेबल जो होगा ना वो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के साथ राइमिंग करेगा। विंग, इंग, बी, डी, इसमें डी जो है वो अनस्ट्रेस्ड है। तो दैट्स ऑल, ये सब कुछ था। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। समझ आ गई सबको? वेरी गुड थैंक यू। एक्सप्लेनेशन। जी क्लास, कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट जैनब। जैनब स्टार्ट कीजिए अपनी प्रेजेंटेशन। यस मैम। सबमिट क्लास। मैम स्क्रीन विजिबल हो रही है? जी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, रोटेट कर लीजिए अपनी स्क्रीन को। यस मैम। Assalamualaikum class, my name is Anusha Singh. I discuss my topic rhyme schemes. ये जो पहले हमने राइम्स के बारे में पढ़ा है, अब हम इसकी राइम स्कीम्स पढ़ेंगे। ये इट इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ राइम इन अ स्टैंजा एंड पोएम। ये एक फॉर्मल अरेंजमेंट है इन पोएम में और स्टैंजा में। द राइम स्कीम इज यूजुअली प्रेजेंट बाय लोअर केस लेटर ऑफ लैटिन अल्फाबेटिकल। जो हम राइम स्कीम इस्तेमाल करते हैं, राइम स्कीम लोअर केस लेटर तो प्रेजेंट करता है। वो राइम स्कीम ये है ए बी बी सी सी। डिफरेंट लेटर होते हैं, डिफरेंट लेटर प्रेजेंट है डिफरेंट राइम्स। जो डिफरेंट लेटर होते हैं वो डिफरेंट राइम स्कीम को प्रेजेंट करते हैं। हम राइम स्कीम्स की टाइप देखते हैं। इसकी 4 टाइप्स हैं: कपलेट, ट्रिपल, क्रॉस, अल्टरनेट राइम स्कीम, अल्टरनेट राइम्स, फॉर्म एंड रिंग राइम्स। आगे है कपलेट। कपलेट शो हो रहा है, मतलब कपलेट 2 when the last word of two successive lines are the rhymes। जो ये टू लाइन होती हैं स्टैंजा में, एक स्टैंजा में उसके जो लास्ट वर्ड होते हैं वो राइम होते हैं। दिस इज अ मार्क इज ए, इसे हम करते हैं प्रेजेंट ए से। द कपलेट राइम इज अ टू लाइन स्टैंजा दैट राइम्स द राइम स्कीम ए बी बी सी। जो कपलेट राइम स्कीम्स होती है ये 2 लाइन स्टैंजा होती हैं। इसमें जो राइम स्कीम यूज की जाती है वो ए बी बी एंड सी यूज की। एग्जांपल देखते हैं। बिकॉज यू आर टू मी अ सॉन्ग, मस्ट नॉट सिंग यू ओवर लॉन्ग। देखिए ये टू लाइन है, इसमें जो राइम इस्तेमाल की गई है और इसमें जो राइम स्कीम है वो ए इस्तेमाल की गई है। आगे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बिकॉज यू आर टू मी अ प्रे, आई कैन नॉट से यू एवरीवेयर। जो अब इसमें जो राइम्स हैं वो है प्रे एंड एवरीवेयर।
अच्छा, उसमें प्रे एंड एवरी वे इस्तेमाल की गई है, और जो इसमें राइम स्कीम इस्तेमाल की गई है बी यूज की गई है। और इसका एक नीचे वाले जो एग्जांपल है उसमें रोज एंड गोज गोज ये राइम में यूज की है। इसका मतलब है स्टैंजा, ये एक स्टैंजा में 3 लाइन्स होती हैं, और जो लाइन होती है वो ए डी बी सी से 3 लाइन्स जो इस लाइन्स की इस्तेमाल की ए बी एंड सी से जो इस्तेमाल की जाते हैं। पार्क वेलो। अब जो इसमें अब देखिए जो सेलो वेलो वेलो ये 3 राइम्स हैं। अब इसमें जो राइम स्कीम ए इसमें ए राइम स्कीम इस्तेमाल की गई है। इसके साउंड सेम है, तो इसी वजह से इसमें ए राइम स्कीम इस्तेमाल की है। और आगे अल्टरनेट राइम्स। इन अल्टरनेट राइम्स ये थर्ड टाइप है राइम स्कीम की। इसमें अल्टरनेट राइम द फर्स्ट थर्ड लाइन्स at the end and the second and fourth lines rhymes at the end following the pattern A B from the east stanza. The rhymes can join the poem with the 4 line stanza. जो ये alternate rhymes है ये 4 line stanza है, 4 line stanza है। जो इसमें जो rhymes की इस्तेमाल की गई है वो A B इस्तेमाल की गई है। जो फर्स्ट लाइन एंड सेकंड थर्ड लाइन है उनमें सेम वर्ड होते हैं, जो सेकंड एंड फोर्थ लाइन्स होते हैं उसमें सेम राइम्स होते हैं। जिसका हम एग्जांपल में देखते हैं, टेल मी नॉट इन मोरफुल नंबर्स, लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम्स, फ्रॉम द सोल इज डेड लाइन्स स्लम्बर, एंड थिंग आर नॉट व्हाट दे सीम। अब स्लम्बर ये सेम साउंड प्रेजेंट करें, इसका मतलब इसमें सेम ये राइम स्कीम है। और ड्रीम एंड सीन ये सेम साउंड प्रेजेंट करें, इसका मतलब इसमें सेम राइम स्कीम है। अब इसमें जो राइम स्कीम इस्तेमाल की गई है वो ए बी ए, फर्स्ट वाले में ए, फिर थर्ड वाले में ए, जो सेकंड और फोर्थ है उसमें बी। अब इसमें ए बी राइम स्कीम इस्तेमाल की गई है, यूज की गई है। उसके बाद फॉर्मिंग एंड रिंग राइम्स। जो फॉर्मिंग एंड रिंग्स राइम्स है, ये इसका राइम स्कीम है। इसमें जो फर्स्ट एंड फोर्थ वाली लाइन है, फर्स्ट एंड फोर्थ लाइन एंड द सेकंड एंड थर्ड लाइन राइम्स विद ईच अदर। ये भी 4 लाइन स्टेंस है। जो इसमें फर्स्ट एंड फोर्थ वाली लाइन है उसमें सेम वर्ड है, और जो सेम साउंड वर्ड है, और जो सेकंड एंड थर्ड है उसमें सेम राइम्स है। जिसका देखते हैं, एंड बस क्रॉस द ब्रिज crawl like a yellow butterfly, and here and there passing by, sure like a little restless maid. अब इसमें ब्रिज एमर्ज ये सेम साउंड प्रेजेंट कर रहे हैं, बटरफ्लाई एंड पासिंग बाय ये सेम साउंड प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें अब जो राइम स्कीम है वो ए बी ए यूज की गई है, तो ये 4 लाइन स्टैंड्स है। उसके बाद हम अब देखते हैं रिदम। रिदम क्या होता है? रिदम ये ग्रीक लैटिन है। इसका मतलब है मेजर मोशंस। ये रिदम इज अ लिटरेरी डिवाइस। ये लिटरेरी डिवाइस है। द शॉर्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट द शॉर्ट एंड द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न, शॉर्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेस सिलेबस। ये लिटरेरी डिवाइस है। इसमें शॉर्ट लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न होते हैं। इसमें स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस पर ये होता है पार्टनर वर्सेस फॉर्म। ये इसमें स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस होते हैं जो रिदम होते हैं। तो जो रिदम फंक्शन ऑफ रिदम रिदम इज अ राइटिंग एक्ट इज अ बीट डू इन म्यूजिक। जो रिदम है वो ज्यादातर म्यूजिक में होते हैं या राइटिंग एक्ट्स में
जो रिदम है वो ज़्यादा पोएट्री में यूज़ किया जाता है, क्योंकि नीड टू एक्सप्रेस सम वर्ड्स, अपने जो अल्फाज हैं उनको जाहिर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। और जो मस्ट बी, जो स्ट्रेस फ्रॉम द लॉन्ग, जिसमें जो स्ट्रेस होता है वो लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसमें एक लॉन्ग स्ट्रेस होता है, एक शॉर्ट स्ट्रेस होता है। लॉन्ग स्ट्रेस मतलब लॉन्ग स्ट्रेस मतलब जिसमें लॉन्ग स्ट्रेस होता है और एक शॉर्ट स्ट्रेस होता है, स्ट्रॉन्ग या वीक स्ट्रेस। इसके बाद हम फुट को देखते हैं। फुट, ये बेसिक यूनिट है रिदम का, इज नो एज फुट। ये बेसिक यूनिट है रिदम का। द नंबर ऑफ टाइम द फुट इज रिपीट गिवन बाय मीटर इज नेम। जितनी बार फुट रिपीट होगा, जितने टाइम फुट रिपीट होगा, उसे मीटर का नाम दिया जाएगा। इट इज अ मेड ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेबल्स। ये बना होता है स्ट्रेस, इसमें भी स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेबल्स होते हैं। फुट आर द यूनिट दैट अलाउड us to describe stress pattern. In each foot, one of the syllables is more prominent or stronger than the other syllables is called a strong syllable. इसमें स्ट्रॉन्ग स्लेबल होते हैं और वीक स्लेबल। जो स्ट्रॉन्ग स्लेबल होते हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं और मोस्ट स्ट्रॉन्गर देन दे वीक स्लेबल्स। वो वीक स्लेबल से ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। द अदर स्लेबल्स इज फुट आर द वीक स्लेबल्स। आगे फुट की 4 टाइप्स हैं: ट्रॉफी, एम्पियस, ट्रैफल एंड फेस। ट्रॉफी is the mattress. The foot consists one stressed syllabus followed by one unstressed syllabus. जो ट्रॉफी होता है ये वन syllabus और इसमें वन unstressed syllabus होता है। आर्टिनेट, अब जिसका एग्जांपल है हमारे पास आर्टिनेट, ए एल ऑल, इसमें वन जो फर्स्ट वाला है वो syllabus है, जो प्रोमिनेंट किया हुआ syllabus है, जो अनप्रोमिनेंट है वो unstressed है, उसका स्ट्रेस नहीं दिया हुआ। उसके बाद ब्राइडल मेड, उसके बाद जो ब्राइडल वो उस पर स्ट्रेस दिया हुआ, जो मेड है उस पर वो अनस्ट्रेस है। हाईवे, इसका हाईवे पर स्ट्रेस है, जो वे है वो अनस्ट्रेस है। टाइगर टाइगर, द बर्निंग ब्राइड, अब टाइगर टाइगर के टी वाई टार पे स्ट्रेस दिया हुआ है, जो जी ई आर वाले उस पर वो अनस्ट्रेस है। ये इसका वन वन स्ट्रेस सिलेबस है इसमें, और जो दूसरा है वो अनस्ट्रेस सिलेबस है। ये ट्रॉफी आगे आई एम बस, इसमें ये भी फुट की टाइप है। इसमें जो कंसिस्ट ऑफ वन वन अनस्ट्रेस सिलेबस फॉलोइंग बाय स्ट्रेस सिलेबस। इसमें पहले में हमने देखा था, पहले स्ट्रेस सिलेबस आता है फिर अनस्ट्रेस। जो ये वाला इसमें पहले अनस्ट्रेस सिलेबस आएगा फिर स्ट्रेस सिलेबस आएगा, जैसा बिगेन अगेन अलीव। अब जैसे बी ए, ये अनस्ट्रेस पे, इस पे स्ट्रेस नहीं दिया हुआ, जी गेन पे स्ट्रेस दिया हुआ है। आगे अगेन ए पे स्ट्रेस नहीं है, गेन पे स्ट्रेस है। अलीव, इसका ए पे स्ट्रेस, ए अनस्ट्रेस है, जो लीव है इस पे स्ट्रेस दिया हुआ है। डाइफल, डाइफल इज़म, ये भी फुट की टाइप है। ये कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेस सिलेबस फॉलोइंग बाय टू अनस्ट्रेस सिलेबस। इसमें ये है कि इसमें एक स्ट्रेस है और दो अनस्ट्रेस सिलेबस है। जिसका हाफ अ लीक, हाफ स्ट्रेस है, आगे ए एंड लीक, ये टू अनस्ट्रेस सिलेबस है। हाफ अ लीक, हाफ अ लीक, हाफ अ लीक ऑनवर्ड, ऑल इन द विलेज ऑफ अ डेथ, रोड इन द 600। अब ये देखें, इसमें एक स्ट्रेस है, दो अनस्ट्रेस सिलेबस है, एक स्ट्रेस है, दो अनस्ट्रेस सिलेबस है। जिसका हाफ एक स्ट्रेस है, फिर आगे दो अनस्ट्रेस सिलेबस दिए हुए, फिर एक स्ट्रेस सिलेबस दिया हुआ, फिर दो अनस्ट्रेस सिलेबस दिए हुए हैं। एनएफएस, एनएफएस भी, ये भी फुट की, एनएफएस इज अ मेथड फुट कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट एंड अनस्ट्रेस सिलेबस फॉलोइंग बाय वन लॉन्ग और स्ट्रेस सिलेबस। इसमें है, ये इसमें टू शॉर्ट अनस्ट्रेस सिलेबस दिए गए हुए हैं और वन लॉन्ग स्ट्रेस सिलेबस दिए गए हुए हैं। इन हर रूम एट द पॉज ऑफ हाउस, जिस तरह इन इन हर
ये 2 अनस्ट्रेस सिलेबस हैं। रूम ये लॉन्ग स्ट्रेस सिलेबस है। इसका हाउस पे स्ट्रेस दिया हुआ है, फ्रॉम देयर पे ये 2 शॉर्ट है। उसके बाद व्हेन देयर लाइट ब्रेक एंड द विंडो आर टोन वेयर द लाइट, ये 2 अनस्ट्रेस है। फिर उसके बाद ब्रेक पे स्ट्रेस दिया हुआ है कि एंड दी भी 2 अनस्ट्रेस है। फिर विंडो विंड पे स्ट्रेस दिया हुआ है, डो ये अनस्ट्रेस है। बस ये टॉपिक थे, इसके 4 टाइप्स थे। ये था। Okay, that's good, Zainab. ज़ैनब, आपने अभी तक अपनी असाइनमेंट अपलोड नहीं की GCR में? मैम आज कर दूँ, कल बनाई थी मैम। ओके। यस मैम। चलिए, अभी टाइम कम है, लेकिन टॉपिक जो हमारा नेक्स्ट हम लोगों ने स्टार्ट करना था उसको ब्रीफली हम लोग आज पढ़ेंगे, शॉर्टली डिस्कस कर लेंगे। जितना टाइम में हम 5 to 6 मिनट्स हैं उतने टाइम में जितना पढ़ होगा, बाकी जो पेंडिंग होगा वो कल के लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? जी मैम। Okay, today we are going to talk about linguistic description at semantic level. This is our last topic of linguistic description, in which we talk about semantics, that means meanings, that how meanings play an important role, and how writer or a poet or a speaker adopt different stylistic devices to convey meaning in his writing or in his speech. So this tells us that meanings can also be stylized or meanings can also be manipulated. Meanings को भी स्टाइल किया जा सकता है और उसको थ्रू लिंग्विस्टिक डिवाइसेस किया जाता है, उनको हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। सो सिमेंटिक लेवल क्या है? इट डील्स विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज। लैंग्वेज में मीनिंग्स को स्टडी करना, मीनिंग्स के लेवल को देखना, उसको स्टडी करना सिमेंटिक्स कहलाता है। इट डिस्क्राइब्स एट हाउ वर्ड्स सिमिलर और डिफरेंट आर रिलेटेड। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक लैंग्वेज में यूज हो रहे होते हैं जो कि एक दूसरे से सिमिलर होते हैं और समटाइम्स डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। उनको किस तरह से यूज किया जा रहा है लैंग्वेज में, उनके मीनिंग्स को उस चीज को स्टडी किया जाता है। एंड ट्राइज टू गिव अकाउंट ऑफ बोथ वर्ड एंड सेंटेंस मीनिंग। सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग पे फोकस नहीं करते हैं हम सिमेंटिक्स में, हम सेंटेंस के मीनिंग पे भी फोकस करते हैं, ठीक है। या फिर एक पूरे सेंटेंस में किस तरह से वर्ड्स को अरेंज करके क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, ठीक है। मीन्स के हम सिर्फ वर्ड के मीनिंग को भी देख रहे होते हैं या फिर एक कंप्लीट सेंटेंस के में क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है उसको भी हम स्टडी कर रहे होते हैं इन सेमेंटिक्स। When we talk about the word or syntactic meaning play an important role in the style of writer or poet or speaker, there are certain figures that a writer or a poet adopt to make meaning more stylistic. और एक राइटर या स्पीकर जो है या पोएट है वो एक स्टाइलिस्टिक इफेक्ट दे रहा होता है थ्रू डिफरेंट फिगर्स और थ्रू डिफरेंट स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस। तो दो टाइप्स हैं बेसिकली फिगर्स की जो एक राइटर या स्पीकर या पोएट यूज करता है इन सिमेंटिक्स। तो फर्स्ट वन है उसमें से फिगर्स ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन, एंड सेकंड वन इज फिगर्स ऑफ को-अकरेंस। सबसे पहला है फिगर्स ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन। एवरी ट्रूप इज रियली अ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन। ट्रूप क्या होता है? ट्रूप मीन्स फिगुरेटिव यूज ऑफ वर्ड्स और फिगुरेटिव यूज ऑफ एक्सप्रेशन। किसी वर्ड को या एक्सप्रेशन को फिगुरेटिव वे में यूज करना ट्रूप कहलाता है। तो विद इन अ लैंग्वेज जिसको भी आप स्टाइलिस्टिकली एनालाइज कर रहे हो एट सिमेंटिक लेवल, उसमें जो भी ट्रूप्स हैं उनको आप रिप्लेस कर देते हो, या फिर एक राइटर जो है या फिर एक स्पीकर जो है उनको रिप्लेस कर देता है, ये सब्सटीट्यूट कर देता है विद एन अदर वर्ड। जो भी वर्ड है उनको विद एन अदर वर्ड्स रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर उसका सब्सटीट्यूशन वर्ड जो है उसके साथ उसको बदल दिया जाता है।
उसको फिगर ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन का नाम दिया जाता है. द लैंग्वेज यूजर डिस्कार्ड्स द यूजुअल नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिप्लेसेस और सब्सटीट्यूट्स इट विद अनदर. जो लैंग्वेज यूजर है, राइटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट का जो नेम है एक्चुअल उसको डिस्कार्ड करके उसकी जगह पर कोई सब्सटीट्यूट वर्ड या फिर उसकी रिप्लेसमेंट में जो उसकी जगह पे वर्ड यूज हो सकता है वो यूज कर देता है. उसके लिए डिफरेंट स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस होती हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो फिगर ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है बेसिकली, इसमें एक राइटर या स्पीकर जो है वो वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स के साथ, कुछ और वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर रहा होता है, सब्सटीट्यूशन वर्ड्स के साथ उनको चेंज कर रहा होता है. दैट इज फिगर ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्सटीट्यूशन. Then figure of replacement and substitution is further divided into two categories. First one is figure of quantity and second one is figure of quality. Figure of quantity includes hyperbole, meiosis, and litotes. And figure of quality includes metonymy, metaphor, epithet, and irony. These are the stylistic devices that a writer used in figure of replacement or figure of substitution. तो सबसे पहले फिगर ऑफ क्वांटिटी, उसमें थ्री डिवाइसेस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट, फिगर ऑफ क्वांटिटी क्या है? फिगर्स ऑफ क्वांटिटी आर बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना. फिगर ऑफ क्वांटिटी में राइटर जो है वो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को या दो डिफरेंट फिनोमेनास को कंपेयर कर रहा होता है, ठीक है, और उसमें डिग्री ऑफ इंटेंसिटी को एक्सप्रेस कर रहा होता है कि दो आइटम्स की इंटेंसिटी को या उनकी क्वांटिटी को शो कर रहा होता है राइटर बाय कंपेयरिंग दोज टू आइटम्स और दोज टू ऑब्जेक्ट्स. तो उसके लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं वो थ्री डिवाइसेस हैं: हाइपरबोले, meiosis एंड litotes. First one is hyperbole. Hyperbole is a purposeful overstatement or exaggeration of the truth to achieve intensity or for dramatic or comic effect. हाइपरबोले जो डिवाइस है वो राइटर कब यूज करता है? जब उसने ओवरस्टेट करना होता है, चीज को एग्जैजरेट करना होता है. टू इंटेंसिफाई करने के लिए, किसी चीज को एग्जैजरेट करने के लिए राइटर या स्पीकर हाइपरबोले डिवाइस को यूज करता है और इसके थ्रू एक ड्रामेटिक इफेक्ट को ऐड कर रहा होता है राइटर या स्पीकर, या फिर एक कॉमिक इफेक्ट को ऐड कर रहा होता है अपनी स्पीच में या अपनी राइटिंग में. एंड ओवरस्टेटमेंट may be considered hyperbole only when the exaggeration is deliberated and both the speaker and the listener are aware of it. राइटर या स्पीकर डेलिबरेटली उस चीज को एग्जैजरेट कर रहा होता है, ठीक है, उसको पता होता है कि वो एग्जैजरेट कर रहा है, इस चीज को डेलिबरेटली एग्जैजरेट करता है, और स्पीकर या राइटर और जो रीडर है या लिसनर है वो भी इस चीज से अवेयर होते हैं कि इस चीज को एग्जैजरेट किया जा रहा है. ठीक है, आगे एग्जाम्पल है from White Year, that is written by James Turber. He said, "Welcome to Euphoria," said Wag, the sweetest little land. 100 million welcomes. Tag, you are the finest, greatest prince that we have ever known. So in this example, writer जो है through different adjectives जो है वो एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा है. जिस भी चीज को वो डिफाइन कर रहा है, मीन्स के राइटर ने यहाँ पे क्या सेंटेंसेस यूज किए हैं जो बोल्ड किए हुए हैं उन पे फोकस करें. 100 मिलियन वेलकम्स, यू आर द फाइनेस्ट ग्रेटेस्ट प्रिंस. तो यहाँ पे राइटर जो है इंटेंसिफाई कर रहा है, अपनी स्टेटमेंट को एग्जैजरेट करने की कोशिश कर रहा है, उसको ओवरस्टेट कर रहा है. सो दिस इज हाइपरबोले. देन हाइपरबोले के डिफरेंट यूजेस हैं. तो अभी यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर. बाकी जो हाइपरबोले के यूजेस हैं और बाकी जो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस हैं उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. तो आज के लिए इतना ही. अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों को अभी जो डिस्कस किया उससे, तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं. नो मैम, समझ आ गई है. ओके, शॉर्टली इसको हमने जल्दी में डिस्कस किया है, बाकी कल हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. जी मैम. ओके, सीआर अटेंडेंस ले लीजिएगा, बाकी आप लोग जा सकते हैं. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ मैम.
जी मैम, हो गई मार्क अटेंडेंस। ओके